जोहार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। हम 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनियस ट्राइबल दिवस मना रहे थे अंबेडकर भवन में। इस पूरे प्रोग्राम का कुछ अंश देखिए, हमारे डाइवर्सिटी, हमारे ट्राइबल कल्चर और इसका आनंद उठाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये चैनल और ग्रो हो सके, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।
नामोजी ICIT के अभी प्रेसिडेंट हैं। हम लोग का मतदान भी है हम लोग प्रोग्राम में, तो अभी प्रज्वलित करके स्वागत के लिए नामोजी को मैंने अभी किया था। तो अभी से प्रज्वलन को लेबर पार्टी से बुला दी है, तो अभी हम लोग मंगलदान करेंगे। तो मंगलदान के लिए मैं महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ। मंगलदान हम लोग करेंगे। हमारी भाषाएं हैं, हमारी संस्कृति है, और कैसे उन्होंने कह दिया भारत सरकार ने कि हम हमारे देश में सारे जो है देशक हैं, सारे इंडिजिनस हैं, ये दुर्भाग्य की बात। तो यह हम लोग के लिए बहुत दुखद घटना है। भारतीय आदिवासी संगठन हमेशा इसका विरोध करता रहा है, और इस देश में हम लोग आदिवासी एक अलग उनका जीवन का साधन है, हम लोग का परंपरा है, और परंपरागत हम लोग जीवन बिता रहे हैं। और हम लोग इसकी आज इस मंच के द्वारा मांग करते हैं कि हमारे को इंडिजिनस डे के तौर पर देशक के रूप में हमारा भारत सरकार मान्यता कि हम विश्व आदिवासी दिवस एक सरकारी अवकाश प्रदान करें भारत सरकार, और घोषणा करें कि हमारे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त आज मान्यता जो पूरे विश्व में हो रहा है उसकी मान्यता दी। हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ रिलीजियस एंड ट्राइबल पीपल बहुत ही सटीक हमारे पूरे विश्व की जो भी समस्याएं आदिवासियों की है उसका उठाता रहा है, और इसी कारण से मजबूर होकर हमारे इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ रिलीजियस एंड ट्राइबल पीपल भारतीय आदिवासी संगठन ने एक संस्था की घोषणा की। घटना इस प्रकार है, सन 1987 संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के सभी हमारे आदिवासीगण वहाँ पर इस महासभा में भागीदारी के लिए गए। अचानक वहाँ पर 1987 में भारत के राजदूत जो जिसे महासभा में भेजा गया था, उसने क्लियर बोला कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है। तब उस समय हमें याद है कि हमारे अगुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर विश्व निर्मल मिल, डॉक्टर ए.के. डिस्कू जी, श्री समर ब्रह्मा चौधरी, सर असम बोड़ो और अन्य सभी लोगों ने खड़े होकर आवाज उठाया कि हम आदिवासी हैं, भारत के आदिवासी। सब जगह बोलने का हुकूमत नहीं प्राप्त होती है, वहाँ भी उनको मना किया गया, लेकिन हमारे अगले नहीं माने। और आखिरकार दिल्ली महासभा से निकले तो हमारे भारत के राजदूत को उन्होंने गिरफ्तार पकड़ा। उसके बाद जब भारत आए 2 बच्चों को अरेस्ट कर दिया गया और बाद में कई दिनों की बात कराई। इस प्रकार से हमारे अगुए ऐसा ही काम नहीं किए और इस संस्था को ऐसा बनाने के आखिरकार उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो कि हमारे भारत देश की जितने भी समस्याएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हम लोग उठा सकें और उसके लिए लड़ाई जारी रख सकें। एक ऐसा मंच बनाया जाए कि हम लोग उसमें सक्षम उतरें और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक भी अपना समर्थन का हम लोग वहाँ पर हमारा समर्थन को रख सकें। इसी आधार पर उन्होंने 1993 को एक संस्था बनाया जो आज हमारे यहाँ पर मौजूद है, इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ रिलीजियस एंड ट्राइबल पीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपके आदिवासी संगठन। तो आज इसका
रजिस्ट्रेशन हुआ 22 नवंबर 1994 और अभी तक यह सेवा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं दिल्ली की समस्याओं के बारे में और किस ढंग से समस्याओं का हल हुआ, समाधान हुआ, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 23 मई 2009 को हम लोगों ने रामलीला मैदान में महाराली किया। हमारे मुद्दा थी कि जसपुर छत्तीसगढ़ में हम लोग के जितने भी जमीन जायदाद जो हमारे जमीन का लोगों का विस्थापित शुरू हुआ, और हम लोगों ने महत्वता रखा कि हम लोग विस्थापन नहीं होने देंगे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। याद रहे, रमन सरकार थी उस टाइम 112 MOU जो साइन हुआ था वह बर्खास्त हुआ और विस्थापन रुक गया। ये सबसे बड़ा हम लोगों को उपलब्धि था। वैसे ही हम लोग देखते हैं 2011 में यहाँ पर सुनेलाल कौल किया, बाकी सीनियर लोग हैं, हम लोगों ने काठगोदाम स्टेडियम में एक बहुत बड़ा महासभा रखा जिसमें 13 स्टेट से आए थे लोग और 13 स्टेट के लोग वहाँ पर जमा हुए और 3 दिन का प्रोग्राम थे। वो मकान बना चुके थे, पूरा घरबार था, छोड़ के कैसे जाए, तो उन्होंने जबरदस्त वो खदेड़ने का कोशिश किया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसको हम लोगों ने विरोध किया और जबलपुर हाई कोर्ट पे हम लोग जीते। परंतु सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद इतना पैसा हम आदिवासियों के पास नहीं होता, तब ICITP इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल पीपल्स हमारे संस्थाएं हैं, वो डील किया और हम लोग खुद में पिटिशनर रहा और हम लोग वहाँ केस जीत गए और पूरे मध्य प्रदेश में हम आदिवासियों को आरक्षण प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़े हमारे उपलब्धि मध्य प्रदेश के निवास, छत्तीसगढ़ के निवासियों को। 4 फरवरी 2014 फिर रामलीला मैदान में हम लोग किए और रामलीला मैदान में हमने बोला कि हमें इंडिजिनस की घोषणा किया जाए। देशक के हम आदिवासी हैं, इसलिए उसको सरकारी मान्यता दिया जाए। उस मुद्दे पे राष्ट्रपति महोदय ने काफ़ी लिखी थी, लिखे थे, लेकिन उसमें हम लोग शायद अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की। जो आगे हम लोग करके दिखाएंगे, सरकार को हम लोग इस मान्यता को लेकर रखेंगे। सन 2015 में नई सरकार ने आरक्षण रद्द करने का दावा किया और 10 मई का 2013 को आरक्षण बहाल किया हुआ को रद्द करने के बाद हमारे 248 हमारे जितने मंदार सिंह थे और हर एक डिपार्टमेंट पे थे लोगों ने तो नौकरी नहीं प्राप्त की। हम लोगों ने सरकार का दरवाजा खटखटाया और जीते और उनको 248 लोगों को नौकरी सरकार को देना पड़ा और हम लोग जीत हासिल किए और अभी भी लोग बख्शेवरत हैं। और हमने बाद में हम लोगों ने देखा कि 2015-16 में नियुक्ति नहीं किया गया, बाकी आगे हम लोगों ने डाला और हम लोगों ने देखा कि वहाँ हम आदिवासियों का सीट खाली था, SC का खाली था, तो ST हमारे भाई बहनों ने भी बहुत साथ दिया और हम लोग उसको लेके छोड़े और उनको सरकारी नौकरी देना। इस प्रकार की हम लोग सबसे बड़ा उपलब्धि प्राप्त, तो कृपया ताली बजा दीजिए। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हूँ। हमारा एक डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैं बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोफेसर भी हूँ। मैं आदिवासियों को बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, चलाते हैं कैसे, वो सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और कई बिजनेसों को मैंने खुलवाया भी है।
लोग कहते हैं कि हमारे आदिवासियों को पैसा नहीं मिलता, बैंक के साथ पैसा नहीं मिलता, हम बिजनेस नहीं कर पाते, हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास वो समस्या है। अगर आप में से ऐसा कोई लोग है, आपको लगता है कि पैसा नहीं, मेरे पास पैसा रखा जाएगा। बशर्ते एक उसका नियम, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे कई निवेशक जिसको हम बोलते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए रखा हुआ और उनको पता नहीं कि वो पैसा कहां लगाए, और वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि मुझे पैसा कहां लगाना है, हमें बिजनेस में शुरू करना है। तो अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस प्लान और प्रपोजल है, मैं आप लोगों को एक अपने समय, स्पेशली युवा साथियों को, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस प्लान और प्रपोजल है, आप लोग चाहते हो कि आपके बिजनेस में 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्ट हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट प्लान बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जिसका पैसा लगेगा वो भी अपना रिस्क लेगा आपके साथ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो उसकी मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जब भी हम विश्व आदिवासी दिवस की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमारे अधिकारों की बात करते हैं, हमारे साथ क्या अत्याचार वगैरह इन चीजों की बात करते हैं, पर शायद हम भूल गए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, क्योंकि मैं संयुक्त राष्ट्र के सारे पटलों में जाता हूँ, चाहे वो जेनेवा में हो, चाहे वो रोम में हो, चाहे वो फ्रांस या पेरिस में हो, बैंकॉक में हो, या दुनिया के अलग अलग कोने में मुझे जाना होता है और आदिवासियों के मुद्दों को उठाना पड़ता है। न्यूयॉर्क कई बार जाना होता है, वहां पर मुद्दों को उठाना होता है। और जैसा कि हमारे संत ने बोला कि मुझे केवल भारत के मुद्दों को नहीं उठाना होता है, मुझे 50 देश, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप में 49 देश है, 49 कंट्रीज है, 48 to 49 कंट्रीज, तो 49 कंट्रीज के मुद्दों को मुझे वहां उठाना पड़ता है। और हर एक कंट्री के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि चीजें लगभग सेम है, समानता है, किसी का जंगल नहीं है, किसी का घर जा रहा है, किसी की पानी की समस्या है, किसी का पहाड़ चला गया, किसी का माइनिंग का समस्या होगी, विस्थापन की समस्या, बहुत सारी समस्या है, भाषा की समस्या हो। तो इन चीजों को संयुक्त राष्ट्र के पटल पर रखना पड़ता है और संवेदनशील मुद्दों को भी वहां पर रखना पड़ता है। हाल ही में जैसे आपने मणिपुर की घटना को भी देखा, उस घटने को भी हमने व्यक्तिगत रूप से वहां संयुक्त राष्ट्र में रखा था, और साथ ही साथ गवर्नर, मणिपुर के गवर्नर के साथ व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठ करके वार्तालाप भी किया था उन सारे गंभीर मुद्दों को लेकर। तो मेरा काम यही रहता है कि मेरी जितनी भी टीम है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, वो केवल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं, पर राष्ट्रीय पटल पर भी अलग अलग जगहों पर काम करें और आदिवासियों के साथ उनको न्याय दिलाने के पूरा काम करें। आज 9 अगस्त ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासियों के लिए जीत का दिन, जीत इसलिए क्योंकि इस दिन को थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूंगा। ये दिन एक ऐसा दिन है 9 अगस्त की, इसको पाने के लिए हमारे न जाने कितने आदिवासी लोगों ने, भारत के आदिवासी की बात नहीं कर रहा, विश्व के कितने आदिवासी लोगों ने अपनी जानें दी। और कहां जाने दी है मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र जब न्यूयॉर्क में अधिवेशन होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, तो आदिवासियों को उसमें घुसने तक की अनुमति नहीं होती थी। उनको तुच्छ माना जाता था, कीड़ा माना जाता था कि आप लोग बाहर हो, आपका यहां से कोई मतलब नहीं। वजह क्या है? क्योंकि आदिवासी लोग अच्छे से पहनना तोड़ना नहीं जाते, वो लोग गरीबी हालत में रहते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं पता। लेकिन जितने भी संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में बड़े बड़े लोग जो वहां पर बैठते थे, मंत्री लोग बैठते थे या व्यवसायी लोग बैठते थे, उनको पता है कि अगर आदिवासी लोग अंदर आएंगे तो वे लोग अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। क्योंकि जितना भी विश्व में कोई भी व्यवसाय चल रहा है वो आदिवासी जमीन पर चल रहा है, जितने भी बड़े व्यवसाय चल रहे हैं। तो अगर आदिवासी अधिकार की बात करेगा तो उनका व्यवसाय बंद होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जब बातें होती थी 1950 से लेकर के 1980 तक, हमारे अमेरिका के आदिवासी, उनको हम लोग बोलते थे रेड इंडियंस, कनाडा के आदिवासी, अफ्रीका के आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी और न्यूजीलैंड के आदिवासी, 4 मुख्य थे, 5 मुख्यता की कंट्री के आदिवासी लोग हर साल जाते थे ठंड में, वे लोग ठिठुरते हुए उस संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे के बाहर रात भर सोते थे। दिन होता था, जब लोग अंदर जाते थे तो उनसे बोलते थे कि हमको भी एंट्री दो, उनको एंट्री नहीं मिलती।
और कारण ऐसा होता था कि कितने लोग उस ठंड के कारण और उन विकट परिस्थितियों के कारण संयुक्त राष्ट्र के गेट के सामने ही मर जाते हैं। उनकी लड़ाई की वजह से आज 9 अगस्त आप लोगों को मिल रहा है। जो आज आप लोग हॉल में बैठे हुए ना, एक दिन को तैयारी कर रहे हो, गाना गा रहे हो, बढ़िया नाच गान कर रहे हो, इतना बढ़िया अधिवेशन हो रहा है, बलिदान दिया है, खून बहाया है किसी ने, और वो ऐसे लोगों ने खून बहाया जिनको हम जानते भी नहीं। सोचने वाली बात है। दूसरी सोचने वाली बात है कि ये जो दिवस है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। भारत सरकार इंडिजिनियस शब्द की मान्यता देती है। हम जब संयुक्त राष्ट्र के पटल में जब हम बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जो भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको बोलते हैं हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वहां के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो एम्बेसडर होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में जिनको मिशन के तरीके से बैठाया जाता है, पता है वो क्या बोलते हैं? आज इस मई के महीने का मैं उनका डायलॉग बताता हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो सीधे सीधे ये बोलते हैं, इन इंडिया वी डोंट हैव इंडिजिनियस पीपल्स, इन इंडिया वी डोंट हैव इंडिजिनियस पीपल्स, वी ऑल आर इंडिजिनियस, देयरफॉर वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर लॉ or constitution specially meant for indigenous people, so therefore we don't recognize indigenous people, we don't recognize this indigenous day. अब सवाल ये है, तो हम क्या माना? भारत सरकार जब उसकी मान्यता नहीं देती तो हम क्या माना? इसी चीज को जब संयुक्त राष्ट्र जब उन्होंने बोला तो हम ही लोगों को वहां पर बोलना पड़ा। You may say that there are no indigenous people, but we would like to continue that the tribals of India has been declared as a scheduled tribe as per the Constitution of India, and those people are being known or being considered as the indigenous people. ये हम लोगों को दबाव डाल करके बोलना पड़ता है। हम लोग की लड़ाई भी वहां पर संयुक्त राष्ट्र में चलती है और आपको पता नहीं होगा, आईबी और इंटेलिजेंस के सारे लोग हम लोग के पीछे पड़े रहते हैं कि कहीं हम कुछ गलत बयान न करते, कहीं हम ऐसा बयान न कर दें जो कि भारत सरकार के प्रभुता के ऊपर और अखंडता के ऊपर बात आ जाए। लेकिन हमने कभी भारत सरकार के विरुद्ध में बात नहीं की। हमने बस इतना बात किया है कि भारत जो कि एक विविधता में एकता की बात करता है, विविधता में एकता की बात करता है। विविधता मतलब हमारे अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रंग रूप की, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के नागालैंड तक अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें रहती हैं। तो विविधता में हमारी एकता है। आप उस विविधता पर सवाल मत खड़ा करो। यदि आप ये बोलते हैं कि भारत के सभी लोग इंडिजिनियस हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है, अगर आप बोलते हैं कि इंडिजिनियस हैं तो आप लोग क्यों नहीं बनाते हो 9 अगस्त सभी लोग मिलकर के? सब लोग मिलकर के बनाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि इंडिजिनियस मतलब उनको पता है, इंडिजिनियस मतलब ट्राइबल्स। ये संयुक्त राष्ट्र होता है, इंडिजिनियस मतलब एबोरिजिनल्स, ट्राइबल्स। इसलिए संयुक्त राष्ट्र कभी लिखता है इंडिजिनियस पीपल स्लैश ट्राइबल्स स्लैश एबोरिजिनल्स। इस चीज की महत्व आप लोग अभी समझने को। ये जो शब्द है ना, इस शब्द साथ सारा गेम है। 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले मैं माननीय मंत्री श्री जोयल गौरव के पास बैठा हुआ था और उन्होंने ये चीज उठा ली थी कि देखो तुम लोग 9 अगस्त मनाते हो, 9 अगस्त तुम लोग आदिवासी दिवस बोलते हो। आदिवासी दिवस मत बोलो उसको। अरे क्यों बोलोगे आदिवासी? इंडिजिनियस पीपल तुम लोग बोलते हो। अरे इंडिजिनियस को तो हम लोगों ने कभी, भारत सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी, तो तुम लोग इंडिजिनियस क्यों बोलते हो? तो मुझे उनको समझाना पड़ा। वो बोलते हैं कि हमने आदिवासी दिवस के तौर पर 15 नवंबर निर्धारित किया ना, 14 नवंबर निर्धारित किया। क्या है वो दिवस बताइए? 2 साल पहले 2022 में भारत सरकार ने वो दिवस बनाया, जनजातीय गौरव दिवस। मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बोलना चाहता हूं, प्लीज ये सारी चीजों पर ध्यान रखिए कि भारत सरकार ने जब ये देखा कि ICIT के जैसे संस्थान और कई आदिवासी लोग जितने भी अपने भारत के स्तर पर अलग अलग राज्यों में 9 अगस्त को बढ़ चढ़ करके मना रहे आदिवासी दिवस पर, तो सरकार घबरा गई। स्पेशली जब दिल्ली में मनाना शुरू किया तो सरकार घबरा गई और सरकार को मजबूरन 14 नवंबर को ये बोलना पड़ा कि हम लोग जनजातीय गौरव दिवस घोषणा करते हैं, गड़बड़ होता है। मैंने यही मंत्री जी को बोला
कि जब योगा दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा दिवस होता है, योगा तो भारत का है ना, योगा भारत का है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उसको मान्यता दी है। तो इंटरनेशनल योगा दिवस जब आप मनाते हो तो उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा यह दिवस नहीं दिया गया है। ये दिवस किसके द्वारा दिया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया हुआ योगा दिवस जब आप मनाते हो तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया हुआ आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाते? साधारण समझ, एक चीज को मनाते हो दूसरी चीज को नहीं मनाते हो, ये कैसी नीति है? इसी चीज पर मैं क्वेश्चन डालता हूं अपने मंत्रियों को और जितने भी हमारे मिनिस्टर का रखे लोग। और बहुत ही जल्द इसी कारण से कल के राज्यसभा और लोकसभा में, अगर आपको पता होगा, राजस्थान के हमारे एमपी नए, मेरा दोस्त है राजकुमार राव साहब, एमपी है राजस्थान के, उन्होंने कल भी पार्लियामेंट में बोल दिया कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए भारत सरकार के द्वारा। क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अगर भारत सरकार और हम जैसे लोग दबाव नहीं डालेंगे और आप जैसे लोग मिलकर के पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे और बोलेंगे नहीं, तो ये जो विश्व आदिवासी दिवस है सिर्फ हम ही लोग के अंदर ही रह जाएगा, हम लोग नहीं मना। तो बिरसा मुंडा का एक ही जो, और हमारे जयपाल सिंह मुंडा का जो एक स्लोगन है, जागो आदिवासी जागो, जागो आदिवासी जागो। यदि आप नहीं जागोगे तो वो आपको सोने पर मजबूर करेंगे और हमेशा आपका जो भी हक अधिकार है वो सब लेते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय में बहुत लोगों को बोलना है। बस मैं यही कहूंगा, मैंने अपनी तरफ से जितना काम मुझे करना है मैं कर रहा हूं। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चीजों की मदद चाहिए, स्पेशली युवा लोगों को, प्रोफेसर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठता हूँ, कभी भी मौका लगेगा आप लोग आओ, और कभी भी मौका लगेगा हमारे सर के पास, हमारे अग्रजों के पास, हमारे बड़े बुजुर्गों के पास, सीनियर लोगों के पास नंबर है, आप उनके साथ सलाह ले सकते हो, हमारे साथ संपर्क कर सकते हो, मिलकर के हम लोग आगे काम करें और मिलकर के आगे बढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ जय आदिवासी, जय जोहार। आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हमें एक अवसर दिया है कि आज के दिन में हम चिंतन करें, मनन करें कि हम आदिवासी, और आदिवासी का माने क्या है? सबसे पहले आने वाले, हमारे पहले कोई नहीं आया, और पहले आने वाले का मतलब है कि जब शुरू में आए तो अच्छा जीवन जीने के, अच्छा शासन करने के उन्होंने नियम कानून, जंगल को तोड़ करके, ये करके उन्होंने जमीन खेती लायक बनाया। और हमारा जो जीवन है, संपूर्ण जीवन, वो प्रकृति के इर्द गिर्द है। हम जब से प्रकृति में जन्मे, शुद्ध सांस ले रहे हैं, शुद्ध हवा है हमारे सामने, जबकि आप यहाँ पर एसी में कृत्रिम मशीन चला करके हम भीतर हवा क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति से जुड़े हैं। हमारा सारा, हमारा जो भी त्योहार है वो मौसम के अनुसार चलता है। हर एक अलग अलग है, उसको है, ये है, ये से हमारी संस्कृति, उसको बचाना है। संस्कृति में और भी आ जाएगी आपकी भाषा, हम भाषा को भी अपने साथ ले लीजिए, साथ रहना, अपनी भाषा को नहीं भूलना। भाषा से बहुत ये है आपको कि आप कोई भी चीज को इतनी बड़ी प्लेट में अपनी भाषा में बोलेंगे तो दूसरा आदमी जो जिनको बोलते हैं नहीं समझ पाए। तो ये संस्कृति और हमारा जो हमारे जो पूर्वज जो सबसे पहले आए, उन्होंने न्याय की व्यवस्था की। वो लोग पहले तो कोई सरकार नहीं था, कुछ नहीं था, 10 आदमी बैठे पंचायत बना,
मुखिया बनाइए, और उसका निर्णय जो था सबको मान्य, सब मानते। अब जब सरकार आई तो बोले, अभी जब बोल साहब बोल रहे थे कि हम लोग को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी नहीं होता, आदिवासी वो कोई क्षेत्र में जो ये है, इसलिए आज का दिन है इंडिजिनियस डे मना रहे हैं पूरा विश्व में। मैं यहाँ पर काम करने के पहले सरकार में कई देश में, और हर एक देश में आज के दिन में अपने अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन सब वो बताना चाहते हैं कि हमारे में भी एक, क्योंकि पूरा संसार दुनिया आजकल ग्लोबलाइजेशन सारा विश्व ही, इसलिए हर एक संसार में हर एक जो देश है वहाँ आदिवासी रहते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, और उसको आज के दिन में ये जानकर के एक दूसरे से सीखते हैं। ये भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का है, इसलिए उस देश में क्या प्रॉब्लम है उनका अलग है, यहाँ पर क्या है वो अलग है। हम यहाँ पर जल जमीन 3 जान से शुरू होता है, जल जमीन और जंगल। जब से हम हमारे जो पूर्वज हैं वो तीनों चीजों से जुड़े हुए, तीनों चीजों से जुड़ने का मतलब है प्रकृति से। वो प्रकृति वो भी भगवान का रूप देते। प्रकृति माने सूर्य, चांद, जमीन, जंगल, और नाले, नदी और झरने, ये सारे प्रकृति के बात। और हम उसको चल विचार देते, बिंदास हम बोलते थे, खुली हवा में सांस लेते, लेकिन आज का वचन हम अपना उसको अधिकार बनाए कि हम उसमें, और उस प्रकृति से ही हमें, जब हम बीमार होते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, लेकिन हम लोग के ये उनको पता था कि ये चीज जड़ बूटी है, इसको खाने से एक बीमारी दूर होती है, और ये कोई केमिकल्स नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट, लेकिन हमारे ये सारे पूर्वजों को पता था प्रकृति हमें जीने का साधन देती थी, उन्हें पेट पड़ते थे और उन्हें में हम तबाह। और आज पहले जो हमारे आदिवासी भाई आए, लेकिन शुरू में आए, अब सोचिए कैसे भाषा के निर्माण, जब 2 आदमी, तभी सारा वातावरण भी खराब हो गया। अभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब बारिश। अभी सोचते हैं कि जुलाई आएगा, बारिश हो जाएगा वर्षा और फिर छोड़, ऐसा तो हमें हर एक आदमी का एक कर्तव्य है कि हमें इसकी रक्षा करना। और आदिवासी लोग पर्यावरण रक्षक के रूप में जाते हैं कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, जीव जंतुओं को बचा रहे हैं। और बाहर के आदमी लोग आकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जहाँ इंडस्ट्री ये करके बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरा दुनिया में अभी निश्चित हो गया है, जो भी लड़ाई होती है बॉम्ब ब्लास्ट सारे वातावरण को दूषित कर दिया और प्रकृति हमसे बदल। हमारा कर्तव्य है, हम जो भी यहाँ पर है वे कम से कम एक पौधा जरूर है, क्योंकि उससे धीरे 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 हमें जंगल का रूप मिलेगा। और हमें जो भी, और हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि ICIT जो उनका काम बता रहे थे इतना सराहनीय, वो हमारे लिए काम करें। आप जो भी नौकरी में आते हैं, आपका क्या अधिकार है, आप कभी परीक्षा लिखते हैं, नहीं सकते हैं, हो सकता है अच्छा भी करते हैं और आप नहीं सकते, आपका सभी बहुत होता है ये। इसीलिए हमारा कितने आदमी लोग जनगणना की बात होती है कि आप अपने आदमी कितने हैं, उसी के अनुसार आपको नौकरी करेगा, आपको जो भी सुविधा मिल रही है सरकार वो आपको देगी। और लेकिन उसके लिए लड़ना हो, संघर्ष के बिना कोई चीज संभव नहीं है। आप ऐसे ही मिल जाएगा,
तो इसीलिए हम ICIP के माध्यम से भी हम करेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि वो इन आदिवासियों की रक्षा करें और संविधान में जो अधिकार मिला है हमारे आदमियों को उसको दिलाए, ना कि उसको अनजान बना रहे, उसके ऊपर सोया है। तो उसमें जो अधिकार है उनको अधिकार, जो भी चीज है हमको दिया गया है उसके ये करते। इसलिए हम जो भी शिक्षित आदिवासी हैं और नवयुवक आदिवासी हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे आदिवासी भाई बहनों की देखभाल करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग, वो जाने अपना अधिकार है। हमें बहुत चीजों से वंचित किया है, स्वास्थ्य आपको जो मिलना है वो नहीं मिलता है। सबसे पहले अपना निजामुद्दीन में ये कार्यक्रम हुआ था और उसकी साक्षी मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, 93 वाला हमारी अपनी कोई मीडिया की बैठी है पीछे, वो हमेशा पीछे रहती है, वो पीछे बैठा देते हैं, तो पीछे बैठी है, वो हमारी साथी हैं, 93 में आई थी और विश्व की सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी, वो पधारी हुई थी। मुंडा जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी और फ्रांसिस जी बहुत से लोग पधारे हुए, सबसे पहला दर्जा हुआ है। तब से लेकर हर साल ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और मैं नमन करता हूँ अपने ICIP के जो संस्थापक हैं, यद्यपि उस दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी वजह से आज ये संस्था बनी है। आपको शायद ये भी बताया, एक नारायण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एक नारायण और भी हैं जो सबसे पहले इस संस्था को उठाने के लिए चाईबासा गए, तो जेल में गए और चाईबासा के उद्यान नारायण जाको करके और भी लोग थे, तो थे, ये सब जेल में जा चुके हैं। इस संस्था को बनाने के लिए मामूली चीज नहीं है, आदिवासियों को संघर्ष इतना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है कि आप अपनी अस्तित्व की, अपनी बहनों ने जो डांस किया ना, डांस भी किया, गाना गाया और संगीत के ढोलक, ये कोई क्या आम जनता कर सकती है? यहाँ आके लोग कर सकते हैं जो अपने को कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ, सबको ये इंडिजियनस, पूरे इंडिजियनस है। असली इंडिजियनस ये है तो एक बता के अपनी भाषा में बोले, अपने संगीत में लहरे, कितनी अच्छा लगा। ये क्या आम जनता कर सकती है? अपनी भाषा बोल सकती है? कदापि नहीं। कैसी तुलना की जा सकती है? तो आज मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ और अब तक श्रीमान नवोद जी के लिए संस्था के व्यवस्थापकों के लिए तो मेरा भी सहयोग रहेगा पूरा करना, और बड़ा भारी काम है। और काम ये है कि जैसा कि उन्होंने बताया इंडिजिनस, सरकार ने जब तक ये बहुत से सारी बात बता चुके हैं कि इंडिजिनस वर्ल्ड जो निकला, इंडिजिनस का दर्जा नहीं दिया जा रहा है भारत के लोगों को, वो थर्ड ट्राइब बना दिया है। अनुसूचित एक सूची बनाई 1950 में, अनुसूचित जितनी जातियां रही उनको शामिल कर लिया, वो अनुसूचित जनजाति कहलाती। इंडिजिनस मूल निवासी जो यहाँ के निवासी हैं वो दर्जा नहीं दे रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा भारी काम होगा, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये इस तरह का कार्य सब हम उनको सौंपने का प्रयास करें और जो कुछ भी होगा उसमें तो पैसा लगता है, जो कुछ भी होगा हम लोग सब मिल करके ये कार्य करें। रहा सवाल पिछली, सबसे पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कैसमा एक हम सम्मेलन हुआ था वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो उसमें लगभग 29 संस्थाएं जुड़ी हुई। उसके बाद तो ठीक है, चलता है अपना अपना, पर वैसी एक मिलजुल कर जो उन्होंने कहा ICIP की ओर से किया गया था, बहुत लाजवाब, और उसमें हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, PS शर्मा जो लोकसभा के अध्यक्ष थे,
वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे जिक्र याद है, उन्होंने एक बात कही थी कि आज हम नीचे थे कि नहीं वो बनाया गया था। उन्होंने एक बात कही थी कि पूरे अपने संसद में 47 रिजर्व सीट शेड्यूल ट्राइब की और 47 सांसद हैं पूरे अपने भारत में, और 529 पूरे इंडिया के जितनी भी असेंबली है वो MLA हैं। इनमें यूनिटी नहीं, एकता नहीं। एकता इसलिए नहीं है कि अलग अलग पार्टी के हैं, कोई इस पार्टी का एक पार्टी है, उनकी जो पार्टी के है करते हैं, आदिवासी का कोई जाने नहीं है। हमारी समस्या उधर उठाते हैं, सरकारी की उठाते हैं। तो ये सोच करके हमारी कोई यूनिटी नहीं है। वो अभी आपने ये बात की एक बैठक हुई थी, मैं बताना चाहता हूँ। एक बड़े धूमधाम के साथ केवल गाना बजाना और खाना पीना, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबकी बात कोई सोच नहीं, जितनी सोच हमारे लोगों की जाती है। दिल्ली में यही एक ऐसी संस्था है जो हर काम अपने पीड़ित के साथ देती है, और मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र जी को, पूरी संस्था को, जो ये आदिवासियों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत और एक बार जोहार। वैसे आदिवासी हम लोग नाम से ही जाने जाते हैं, हम लोग आदिवासी, लेकिन क्या हमने सोचा है हम आदि तो हैं, कहाँ के आदि? इसीलिए मेरा कहना यही है, आप सबसे पहले जानो, यानी अपने आप को जानो, या किसी भी चीज को मानते हो उसको सबसे पहले जानो और मानो। कहीं पर भी जाइएगा सवाल यह होता है, हम बिना माने या बिना जाने हम मानना शुरू करेंगे। आदिवासियों, अपने अधिकार को जानिए, तब मानिए, अपने आइडेंटिटी को मानिए, जानिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समय नहीं लेते हुए मैं अपने एक कविता के द्वारा आप लोगों को सब सुनाना चाहता हूँ। हम आदिवासी, हम सिकंदर तो नहीं है, हम सिकंदर तो नहीं है, पर सिकंदर से कम भी नहीं। बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है कि सिकंदर कभी हारता नहीं था, और हम हार कर सीखना जानते हैं। जंगल हमारा घर है और हम जंगल के राजा हैं। जानिए, जल जंगल की बात जहां आती है ना, तो जंगल हमारा घर है और हम जंगल के राजा हैं। जहां स्वर्ग से भी सुंदर हमारी दुनिया बसती है। हम ना तो जबरन किसी को छेड़ते हैं और ना किसे जबरन छेड़ने वालों को छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे नियम कानून नहीं, बल्कि ये हमारी फितरत में लिखा है। हम दोस्तों से भी दोस्ती करते हैं, हम दोस्तों से भी दोस्ती करते हैं जो ना तो कभी किसी से गद्दारी करते हैं और ना ही गद्दारी करने वालों को छोड़ते हैं। हम हैं देश के असली निवासी, हम देश के हैं असली मालिक। हम प्रकृति के साए में रहते हैं और प्राकृतिक जीवन जीने में यकीन करते हैं। जो खुद को वनवासी नहीं आदिवासी कहलाते हैं।
वनवासी नहीं आदिवासी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। हमारी दुनिया में कोई बाहरी दखल नहीं करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम महलों में नहीं झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रकृति विनाश करके अथवा विकास करना हमारी परंपरा में नहीं है। अंततः सुनो मेरे आदिवासी भाइयों, अंततः सुनो मेरे आदिवासी भाइयों, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखो, ये वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब रुके, बाबा साहब कहते थे, अगर रहोगे एकता में, अगर रहोगे एकता से, तो एक इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। आसमान मेरे दोस्तों, और वो मैं काम करती हूँ यहाँ पे दिल्ली में हमारे बहनों के लिए। हमारे बहन लोग किस तरह का काम करते हैं उसको हम लोगों को सुधारना पड़ता है। एक बात है कि मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग तो जानते ही हो कि दिल्ली में क्या क्या होता है। दिल्ली में लड़की लोग काम करने के लिए सबसे पहला यहाँ कोई लोग नहीं काम करते, जो आते थे और घर में घुसते ही रहते थे और घर में काम कर करके वो लोग बुढ़िया भी हो गए और घर से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे लोगों को हम घूम के और उनको बाहर निकाले। और हमारे सोसाइटी है यहाँ छोटा नागपुर सोसाइटी है, रजिस्टर सोसाइटी है, और ये सोसाइटी हमारे भाई लोग के साथ जो हम लोग का जो देख रहे मंच में, इनके साथ में ही हमारा सोसाइटी जुड़ी हुई है। तो इससे मतलब है कि हम लोग को हमारे बहनों को सुरक्षा करने के लिए, रखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ आजकल क्या हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे लड़कियों के जरिए। लोग कहाँ कहाँ जाके लाते हैं लड़कियों को और वे लोगों को दूर दूर भेज देते हैं और वो लड़कियां आ नहीं सकते हैं, फंसे हुए होते हैं, उनका हाथ में पैसा नहीं रहता है। वो लोग जो भेजते हैं उन्हीं के पास में पैसा आती है। तो ये सारा चीज हमारे SATP के लोगों को भी मालूम होना चाहिए और ये SATP की तरफ से इसको जोड़ करना जरूरी है। अभी हमारे भाई लोग गांव से लड़कियों को लाते हैं, दिल्ली से चुन कर लेते हैं और विदेश भेज देते, बाहर भेज रहे हैं और वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसको बंद करना ही होगा। मैं सोचती हूँ हमारा SATP के तरफ से इसको जोर लगाना पड़ेगा। हमारे भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि इसको भी तदारुक करना पड़ेगा। हमारे समाज को तो बना रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन लड़कियों को माँ बाप से लाते हैं और माँ बाप को पैसा तो नहीं देते हैं, लड़कियों को भी नहीं देते हैं और लड़कियों का पैसा दो देते हैं, लड़की वापस नहीं जा सकती है। इसके लिए SATP के तरफ से हम लोग को कुछ आवाज उठाना पड़ेगा और SATP के तरफ से ही जो करेंगे तो हमारे भाई लोग जो बेच रहे हैं हमारी लड़कियों को, इसको बंद किया जाए। बंद करवाना ही पड़ेगा। अपना अपना घर के लिए काम करने आते हैं तो नहीं कि और लड़के लोग लाते हैं और उनके लिए पैसा कमा के देते हैं। मैं यही बातों पर मैंने जोर देती हूँ और अभी मैं SATP के मंच पर मैं कहना चाहूंगी SATP के हमारे भाइयों से, हमारे बहनों को दिल्ली लाते और दिल्ली से बाहर भेजने का काम नहीं करना है। उनको बंद किया जाएगा। सरकार के पास में भी पहुंचना है कि लड़की लोगों को लाते हैं, लड़के लोग और कल घर में मालिक लोग लाते हैं और कभी वापस नहीं
एक कानून रूपी छतरी है, जहाँ की हम लोग सारे स्टेट से हमारे भाई बहन ध्यान में रहते हैं, उनकी दुखों को लेकर के यहाँ पर आते हैं और उसका निराकरण करते हैं। छतरी क्यों जरूरत होती है? छतरी हम लोग देखे, बड़ा बड़ा छतरी गाँव घर में बांस का छतरी भी देखे हैं, गुम्बू का छतरी भी देखे हैं, है ना? गुम्बू सब देखे मारो कैसे होके थोड़ा निकल जाते थे, उससे हम लोग का बड़ा बड़ा छतरी भी होता। तो ये छतरी, ये ऐसी एक रूपी छतरी हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि इसमें सारे हमारे आदिवासी भाई बहन आकर के अपने दुखों को बतलाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे भाई बहन जो स्टेट में बैठे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो प्रतिनिधि है, वो लोग उस छतरी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। आप जो भी टुकड़ा लेकर के आते हैं हमारे भाई बहन, हम वहाँ पर जाते हैं और उनके दुखों का निराकरण करते हैं। इसे अभी भाई ने बताया, कई सब में, कभी छत्तीसगढ़ में भी, कि हम बहुत सारे, मुझे याद नहीं है यार, शुरू से ये ICTP का जो किया हुआ काम को मैं वर्णन करूँ तो शायद टाइम नहीं मिलेगा, इतना यहीं पर है। मेरे पास कोई न कागज है न कलम, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ताकि मैंने दिल्ली में आकर के ICTP के तत्वाधान में जिया है, लोगों के मुसीबतों को झेला है, हमारे समाज के कठिनाई को लड़ा है। इसलिए मुझे ICTP का इम्पोर्टेंस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है और एहसास है कि मैं इस ICTP के छत्र छाया में, छत्र के नीचे मैं हमेशा रहूं, आप इस छत्र को पकड़ा लूं, ताकि कोई भी भाई बहन पूरे देश से आएंगे, आपको बुरा बताएंगे तो हम आप सभी को, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंच में जितने बैठे हुए हैं, सभी को मैं पुनः आज के दिवस में, विश्व दिवस में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना समय निकाले। आज वर्किंग डे होते हुए भी आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और फिर यहाँ आकर के और इस सभा को आपने एक शोभा बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अभी नवोद जी ने आपको बताया होगा कि ICTP काम क्या है और कैसे करता है। ICTP मतलब इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल, ये पूरे भारतवर्ष में बटा हुआ है और ये पूरे 8 जोनों में काम करता है। तो जैसे कि अभी नागौर जी ने बताया, ये ग्रास रूट पे ICTP है जो कि आदिवासियों के हितों के लिए काम करता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमने इसकी संघर्ष लड़ाई की और कैसे इसका ये ICTP एक्जिस्टेंस में आया, इंटरनेशनली एक्जिस्टेंस में आया। पहले ये ICTP का नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल, जो कि बाद में ये इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल बना। जैसे कि पहले बताया कि पहले इंटरनेशनली भारत के जो लोग, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो कहते थे कि इंडिया में कोई भी इंडिजिनियस पीपल नहीं है, ट्राइबल पीपल नहीं है। लेकिन जब जेनेवा मीट में जो ICTP के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने वहाँ आवाज उठाया और वहाँ बेंच में खड़े होकर के उन्होंने आवाज उठा दी कि नहीं, आज भी इंडिया में इंडिजिनियस पीपल रह रहे हैं और स्टिल दे आर
काफी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। और शायद इसमें जैसे नामोद जी ने बताया कि वहाँ पे लोगों को कलर पकड़ करके किया गया और प्रताड़ित करने का। और बाद में वो जब भारत में आए, एयरपोर्ट में आए, भारत के एयरपोर्ट में लैंड किया तो वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ICIT इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों के हक के लिए आवाज उठाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इनसे कंधा से कंधा मिला के जाएं और ये हमेशा साथ दें। और 9 अगस्त को चाहे वो वर्किंग डे हो चाहे छुट्टी का दिन हो, हम लोग इस वर्किंग डे को नहीं भूलेंगे और मनाएंगे। क्योंकि जब ICIT की इंटरनेशनली उसको मान्यता मिली तो उसके बाद ही ये जेनेवा में भी इन्होंने यूएनओ ने भी घोषित किया कि भी इसको हम एक इंटरनेशनली बनाएंगे। और जितने भी जो बार यूएनओ के सदस्य हैं उनको निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने देशों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और ये जो है 9 अगस्त को भी विश्व के बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है, हालांकि मैं ज़्यादा इसलिए सिंपली बता देता हूँ कि भाई 9 अगस्त को जो ये मानव अधिकार जो मूल निवासियों के जो मानव अधिकारियों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 में जो यूएनओ का एक कार्य दल है, तो UNWGIP यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन का एक उपायोग का गठन किया गया, जिसकी नौ अगस्त 1982 को हुआ पहली मीटिंग। जबकि हमारा जो मान्यता मिला था हमारा 1994 में उनको मिला था, मान्यता मिला था, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई थी 9 अगस्त 1982 का था। तो इसीलिए यूएनओ ने उनको आदेश दिया कि 9 अगस्त को मनाया जाए विश्व। और पहला जो विश्व 9 अगस्त 1984 को जेनेवा में मनाया गया, यूएनओ में मनाया गया था। इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय मूल दिवस। तो अब आइए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये जो है थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास है। ICIT की एक रजिस्टर्ड और नॉन प्रॉफिट और NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी है, संस्था है, जो ये कुल सभी भारत के सभी मूल निवासी और आदिवासी संस्थाओं का एक ट्राइबल संगठन है, जो भारत के आदिवासियों के उत्थान एवं हितों के लिए काम करता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ICIT कभी भी इंडिविजुअल आदिवासियों को मेंबर नहीं बनाता है, लेकिन इसके जो संगठन है, आदिवासी संगठन है, उनको मेंबरशिप बनाता है। ये इससे डिफरेंस है इसमें। और इसी संगठन को लेकर सभी आदिवासी संगठनों को, भारत के सभी आदिवासी संगठनों को लेकर के ये पूरे देश में काम करता है आदिवासी की रक्षा के लिए। और ये भी जो ICIT की जो दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये एकता बनाए रखना तथा आदिवासियों के क्षेत्रीय क्रियाकलापों को शक्ति प्रदान करना, ताकि वो खुद अपना केयर कर सकें। बाकी आगे है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ICIT की कई एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आदिवासियों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न आदिवासी समूह संस्था के बीच जो एक समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा आज की डेट में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी क्योंकि यूनिटी में ही थोड़ा ताकत है, तो इसलिए एकता के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसलिए उनके मेलजोल और एकता को समन्वय स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एवं इनकी जो काम कर रहे हैं, बगैर उसकी इकोनॉमी को नुकसान किए हुए ये उनको एकता में लाना है और एकता रखना है। आदिवासियों की ऐतिहासिक धरोहर, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, लिपि एवं संस्कृति वैल्यू को संरक्षित करना एवं शक्ति प्रदान करना है।
विभिन्न आदिवासियों के बीच पूरे भारत में एक दूसरे की सोच और विचार, क्योंकि सोच और विचार संबंधी अलग अलग होते हैं, तो सोच और विचार का आदान प्रदान करना और विकसित करना और शक्ति प्रदान करना। आदिवासियों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वगैरह है, बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत पुरानी चीज है, उनको संरक्षण देना। सारे सभी को मेरा जवाब। अब दूसरा बात है, मैं को बड़ा लंबा बात नहीं रखूंगा, बातें मैं रखूंगा। स्थिति है जो हमारा आदिवासी ये जो आदिवासी दिवस, ये जो विश्व आदिवासी दिवस, ये यूएन ये हमारा शुरू किया। क्या था, एक टाइम में सोचा था कि हमारे देश में, हमारा वर्ल्ड में 370 मिलियन जी महोदय जी, तो मैं सुन रहा तो ऐसे लगा कि मेरा जो विषय है आज का, वो आदिवासी दिवस के ऊपर काफी कुछ बोली जा चुकी है, फैक्चुअल चीजें हैं, इसको उसी तरह से हम देखा जा सकता है। जिस तरह आप एक एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, तो आपका कोई एक जो डेट वाइज या फिर आपको एक सर्टेन जो आपको एक आंसर देना पड़ता है, तो आप उसी तरह आप जो कोरोनियल चीजों को जो चीजें बताई गई है उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा नहीं, लेकिन मेरा जो मैं 5 से 10 मिनट दूंगा मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सब चीज़ों को बताऊँ जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ अलग लगती होगी। तो मेरा जो बेसिकली जो रेफरेंस रहा है आपका, चाहे वह यूएन के आप वेबसाइट में देख सकते हैं, कुछ आदिवासी जो लेखक हैं उन्होंने भी आदिवासी दिवस कैसे मनाया जाता है उस पर वो काफी सारे कुछ लिखी जा चुकी है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जब भी आप एक देखते हैं कि आदिवासी दिवस मनाने के पीछे एक विश्व स्तर पर मंशा क्या रही है, किस तरह से जो एक मूल निवासी या आदिवासी की तरह से उसको एक प्रमोशन के लिए एक वैश्विक स्तर पर सरकार की जो मंशा थी, या फिर ये मालूम कि जो भारत सरकार के अंदर में जो चाहे आप पैसा की बात कर लो, ये कि आपका एजुकेशन राइट्स की बात कर लो, या फिर आपको जो एजुकेशनल जो भी आप मल्टीलिंगुअल की बात कर लो, राइट टू एजुकेशन की बात कर लो, वहाँ पर जो भी हम बात करते हैं वहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है वो काफी डिफरेंट है। तो इन सब चीजों को लेकर के भले ही कागजी जो कागजों पर तो अलग लिखना हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर तो दूसरा हो। इन सब चीजों को हम एक इन्फोर्समेंट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक इन्फोर्समेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट माना गया था। और जोर से ऐसे बड़ी अली तो संतोष कोड़ा, मैं संतोष कोड़ा हूँ, मैं और ट्राइब से आता हूँ, पश्चिम सिंहभूम झारखंड से, और मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं और मेरे साथ आज वो दुमे के ताल पे, तालियों के ताल पे आप सबों के सामने बांसुरी की धुन के साथ एक हो की अभी चल रहा है, जैसे बारिश हो रही है तो इसमें हम लोग को होम में एक पर्व मनाते हैं जिसको बोलते हैं जुमना पर्व। जुमना पर्व का मतलब होता है कि आप कृषि करते हैं और जब धान थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उस टाइम ये पर्व मनाया जाता है। तो उस पर्व से रिलेटेड एक गाना आप सबों के समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सूरज
धन्यवाद।